नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पंचायती राज से संबंधित जो भी एमसीक्यूज़ हैं और जो पीवाईक्यूज़ हैं, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हमने 3 से 4 लेक्चर इसके कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज़ के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो आप दक्षिण कौशल आईएएस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, वो नगर पालिका व्यवस्था है। इसमें हम नगरीय निकायों के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने पंचायती राज से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, जितनी भी एमसीक्यूज़ हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम नगर पालिका व्यवस्था करेंगे। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। देखो, नगर पालिका व्यवस्था में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे आज। तो हम नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 देखेंगे। उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 देखेंगे। और जो अभी रिसेंट में नगर पालिक निगम अधिनियम निगम संशोधन अध्यादेश आया गया है, जो कि 2024 में अभी रिसेंट में आया है, वो भी हम साथ में डिस्कस करते जाएँगे। ओके। अब देखो, ये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961, तो इसमें आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 है, ये केवल निगम के लिए है, नगर पालिका निगम के लिए है, उनके गठन और उनके प्रशासन से संबंधित। वहीं अगर आप नगर पालिका अधिनियम की बात करें 1961 का, ये नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद, इसमें दोनों ही इंक्लूड है। ये उनके गठन और प्रशासन से संबंधित है। नगर पंचायत एंड नगर परिषद, नगर पालिका परिषद के गठन एवं प्रशासन से ये संबंधित है। ओके, तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं अब यहाँ से। ओके, तो देखो, उससे पहले हम देखते जाते हैं कि किस तरह से नगर निगम का इवोल्यूशन हुआ, स्थापित हुई, संविधान में कैसे उन्हें जगह मिली और उनकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या रहा है। फिर इसके इसके साथ-साथ हम पीवाईक्यूज़ भी करते जाएँगे। देखो, सबसे पहले 1687-88 में मद्रास नगर निगम स्थापित हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ये ब्रिटिशर्स ने किया था, ठीक है? सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले नगर निगम भारत में कहाँ स्थापित हुआ, तो वो मद्रास, जो कि अभी आप चेन्नई बोल सकते हो करंट में। ओके? चेन्नई उस टाइम का मद्रास हुआ करता था। तो सबसे पहले वहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद 1726 में मुंबई और कोलकाता में इसको स्थापित किया गया। उस टाइम मुंबई को बम्बई बोला जाता था, कोलकाता कलकत्ता था, ठीक है? उसके बाद 1870 में लॉर्ड मेयो का संकल्प आया, और जब लॉर्ड मेयो का संकल्प आया, तो यहाँ से जो नगरीय निकाय थे, उनके विकास में योगदान दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ओके, तो वहाँ से प्रोसेस चालू हो गई विकास के। और फिर 1882 में लॉर्ड रिपन एक संकल्प लेके आए, जिससे भारतीय नगरीय व्यवस्था में जो भी स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकायों का मैग्ना कार्टा बोला गया उसे। ओके, स्थानीय निकायों का। और इन्हें ही भारतीय स्थानीय निकायों के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, तो यहाँ से बहुत नगरीय निकायों को स्थापित करने में बहुत सहायता मिली लॉर्ड रिपन के द्वारा। इन्होंने बहुत योगदान दिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1903 में नगर पालिका अधिनियम भी पारित किया। ओके, देन कम्स टू द 1919 भारत शासन अधिनियम जब लागू हुआ, तो इसमें अगर आपने पढ़ा हो पॉलिटी में, तो भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया था, दो विषय डाले गए थे, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषय में जो कि रिजर्व रखे गए थे, और स्थानांतरित जो कि ट्रांसफर किए गए थे, उसमें जो स्थानीय शासन से रिलेटेड विषय था, वो स्थानांतरित यानी लोकल नेताओं को दे दिया गया स्थानीय शासन। ठीक है, स्थानीय शासन जो भी चुने हुए लीडर आते थे, उनकी सहायता से देखा जाने लगा उनका प्रशासन। देन कम्स टू द 1935 का फिर जो भारत शासन अधिनियम आता है, उसमें स्थानीय प्रांतीय शासन विषय, उसमें सूची बनाई गई। आपने देखा होगा कि उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बातें की गई थी इस भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। तो उसमें जो ये स्थानीय शासन का जो विषय है, वो किस में रखा गया, राज्य सूची में। ओके, फिर यहीं से आगे जाके जब भारत का संविधान बनता है 1950 में, 26 जनवरी 1949, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनता है, और 26 जनवरी 1950 को जब वो लागू होता है, तो उसमें राज्य सूची में जो स्थानीय निकाय से संबंधित जो भी प्रशासन है, जो भी गठन है, वो राज्यों को दे दिए गए। ओके, तो इस तरह से इसकी पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद आपको पता है 1956 का अधिनियम आता है, 1961 का अधिनियम आता है। देन जो भी समितियाँ बनती हैं, वो हमने नगर पंचा जो हम पंचायती राज पढ़ रहे थे, उसके साथ हम करते गए। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम मद्रास में कब स्थापित किया गया? तो हमने अभी देखा, तो ये 1687 में स्थापित किया गया। ओके,
देन रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? अब देखो, हमने ये तो देख लिया कि नगर निगम कब स्थापित हुआ था भारत में। लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ विशेष की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के संक्षेप में बात करते हैं, तो रायपुर में सबसे पहले जो नगर निगम स्थापित हुआ वो 1967 में हुआ था, आज़ादी के बाद। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे बात करते हैं तो ये 1867 में 1867 में रायपुर और बिलासपुर में, रायपुर एंड बिलासपुर में नगर निगम को स्थापित किया गया। ओके, 1867 में इन दो जिलों में स्थापित किया गया, नगर पालिका गठित की गई थी। ओके, देन उसके बाद देखो, अगर नगर निगम की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में नगर निगम टोटल कितने हैं? टोटल 14 नगर निगम है, टोटल 14। और अगर सबसे बड़े नगर निगम देखो, जो सबसे रिसेंट का नगर निगम है वो है रिसाली। इसको कब किया गया? 2019 में। अब इसमें ईयर भी है कब गठन किया गया। तो सबसे पुराना है रायपुर, जो कि 1967 में जिसका गठन किया गया। ओके, तो आप ये देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये तो नगर निगम की बात हो गई। नगर निगम कितने? टोटल 14 नगर निगम है। और साथ ही अगर आप बात करें नगर निगम के साथ नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद की अगर आप बात करें तो छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद कितनी है? टोटल 48 नगर पालिका परिषद है। और अगर नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत है टोटल 122 नगर पंचायत है। और सबसे ज़्यादा नगर पंचायत किस संभाग में है? सबसे ज़्यादा नगर पंचायत है बिलासपुर में। ओके, बिलासपुर में सबसे ज़्यादा नगर पंचायत है आपकी। देन और अगर आप जिले की बात करें, सबसे ज़्यादा किस जिले में नगर पंचायत है? तो 2 जिले आते हैं इसमें नगर पंचायत के मामले में। ओके, जिसमें पहला नाम है जांजगीर चांपा। ओके, जांजगीर चांपा एंड दूसरा है रायपुर। इन दोनों ही स्टेट में, इन दोनों ही जिलों में सबसे ज़्यादा नगर पंचायत है, जो कि 8 है। ओके, इन दोनों जिलों में। और ये पंचायतों की बात हो गई। नगर पालिका परिषद 48 है। साथ में कौन-कौन से, अब ये भी क्वेश्चन एक उठ सकता है फैक्ट के तौर पे, या पूछा जा सकता है कौन-कौन से जिलों में नगर पालिका परिषद नहीं है? कौन-कौन से नगर पालिका, एक भी नगर पालिका परिषद नहीं है। तो कौन-कौन से हैं वो? तो देखो, अ, ये है बस्तर, यहाँ पर नगर पालिका परिषद नहीं है, बस्तर में नहीं है। देन सरगुजा हो गया, सरगुजा में नहीं है। देन गोरेला, अ, पेंड्रा एंड देन मरवाही। ओके, इसके साथ ही धमतरी आता है। एंड धमतरी के साथ साथ मानपुर, अंबागढ़ एंड मोहला, अंबागढ़ चौकी एंड मोहला। तो ये जिले हैं, इन जिलों में नगर पालिका परिषद नहीं है। ठीक है, ये इतने जिले हैं जिनमें नगर पालिका परिषद नहीं है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका को परिभाषित किया गया है? नगर पालिका को किस संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो देखो, इसका आंसर होगा 243 पी। तो अनुच्छेद 243 में जो नगर पालिका परिषद है उसको स्थापित किया गया है। जैसे कि हमने बताया हुआ 243 ओ तक जो पंचायती राज की बातें की गई है। 243 पी से नगर पालिका की बात, नगर निगम, नगर पालिकाओं की बात हो जाती है, नगरीय निकाय की। साथ में अलग अलग अनुच्छेद भी दिए हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग भी पढ़ लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 343 यू, 243 टी एंड 243 क्यू। देखो, 343 क्यू तो ऐसा कोई अनुच्छेद है नहीं, वो आपको पता है। साथ में 243 टी और 243 क्यू देख लेते हैं किससे रिलेटेड है। तो देखो, 243 ये स्थानों के आरक्षण से रिलेटेड है। इसमें आरक्षण की बात की गई है, स्थानों का आरक्षण। और जब 243 क्यू की बात करते हैं तो ये नगर पालिका के गठन की बात है। यहाँ पे ये नगर पालिका के गठन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नगर पालिका परिषद के विषय में क्या सही नहीं है? देखो, क्या सही नहीं है। तो देखते हैं, इसकी न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या 15 से 30 हो सकती है। तो बिल्कुल, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट सही नहीं है, सेकंड सही है। तो हम देख लेते हैं सेकंड कहाँ का है। जहाँ पर सेकंड होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें सही नहीं ढूंढना है, गलत ढूंढना है हमें। ठीक है, पहला सही है तो ये दोनों हो सकते हैं। परिषद का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है। देखो, परिषद का जो अध्यक्ष है पार्षदों द्वारा चुना जाता है। अगर आप यही यही क्वेश्चन
अगर 2024 अध्यादेश जो आया है उससे पहले पूछा जाता तो ये गलत हो जाता, लेकिन अगर अब ये परिषद का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है, ये सही रहता है। लेकिन जो अभी है, अगर अभी की कंडीशन देखें तो ये गलत होगा। ओके, अभी की कंडीशन देखें तो ये गलत होगा। तो परिषद का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है, नहीं चुना जाता। तो तीसरा होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा डी। तो कौन कौन से सही नहीं है? पहला सही नहीं है, ठीक है। देन तीसरा पार्षदों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल गलत है, ये पार्षदों द्वारा चुना नहीं जाता, लोगों द्वारा चुना जाता है। क्योंकि अध्यादेश अभी जो 2024 अध्यादेश आया है उसमें ये ऐसा बोला गया है, उसमें संशोधन किए गए हैं। परिषद में 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए गए जाते हैं। तो देखो 3 सदस्य ये भी गलत हो गया। देन प्रत्येक व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल नहीं लड़ सकता, तो ये भी गलत हो गया। देन एक व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता है, पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता है। तो देखो ये अभी तो सही है, अभी ये भी गलत हो गया, क्योंकि अभी रिसेंट की जो हालत है, पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, पहले नहीं लड़ सकता था। ओके, तो देखो अगर हम करंट की हालत में देखें तो कौन कौन से गलत हो जाएंगे। तो पहला गलत हो गया, देन परिषद का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है, तीसरा गलत हो गया, प्रत्येक व्यक्ति परिषद में 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये तो गलत ही है, ठीक है। देन एक व्यक्ति पार्षद अध्यक्ष का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता है, तो ये भी गलत है, लड़ सकता है। तो ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आयु का नहीं है, अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है जो 21 वर्ष की आयु का है, तो ये भी तो नहीं है ना। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा ये सही, ये वाला तो सही है, बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। ओके, अभी रिसेंट की हालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नगर पालिका परिषद म्युनिसिपल काउंसिल के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इनके परिषद के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। और प्रथम सम्मेलन कब होना चाहिए? जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके 15 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है, 15 दिन के भीतर। भले ही अगर आप नगर निगम की बात करो या नगर पंचायत की बात करो, राज्य निर्वाचन द्वारा आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। देन नगर पालिका परिषद की गढ़ पूर्ति क्या है? इसकी गढ़ पूर्ति क्या है? तो पार्षदों की कुल संख्या का 1/3%। भले ही आप नगर निगम की बात करो, नगर पंचायत की बात करो, तो पार्षदों की संख्या का 1/3%, 1/3 पार्षदों की कुल संख्या का, ओके, गढ़ पूर्ति है। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका परिषद के सात परिषद अध्यक्ष के विषय में सही क्या है? देखो सात परिषद अध्यक्ष क्या होते हैं? सात परिषद अध्यक्ष जो कि काउंसिल होती है, इनकी मेयर इन काउंसिल होती है, जिसमें ये जो भी कार्य, जो भी प्रशासन से रिलेटेड जो भी काम रहते हैं वो मिल के करते हैं। पार्षदों की पार्षद और मेयर की मिला के या फिर अध्यक्ष की मिला के एक बोल सकते हैं समिति होती है ये। ओके, तो क्या बोला गया है इसमें? तो इसमें बोला गया है कि इसमें अध्यक्ष और 7 पार्षद होते हैं। देन सदस्य परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो देखो हम ये करेंगे, इससे पहले हम ये देख लेते हैं। देखो प्रेसिडेंट इन काउंसिल भी बोलते हैं इसको, और सात परिषद अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो प्रावधान कहाँ दिया गया है? इसका प्रावधान दिया गया है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के धारा 70 के तहत। ओके, धारा 70 के तहत। देन कब ये उपाध्यक्ष कब किया जाता है? उपाध्यक्ष निर्वाचन की तारीख से 7 दिवस के भीतर, ठीक है। देन इसका कब उपाध्यक्ष निर्वाचन, देन गठन अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष भी होता है वो, ठीक है, जो कि नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष भी होता है। देन इसमें सदस्य कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य जो कि पार्षद होते हैं। फिर इनके कार्य क्या होते हैं? आवास, पर्यावरण, खाद्य, विधि, जलीय कार्य विभाग। तो ये विभाग प्रेसिडेंट काउंसिल में निम्नलिखित विभाग होते हैं। जितने भी विभाग होते हैं वो इसी में ही आते हैं। तो देखो 7 पार्षद बोल रहे हो ना, तो ये इन्हीं के पार्षद इसमें सदस्य होते हैं। ओके, तो ये हो गया है। देन यहाँ पे देखते हैं, तो जिसमें अध्यक्ष और 7 पार्षद होते हैं, हमने अभी देखा, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। देन सदस्य परिषद के द्वारा चुने जाते हैं, तो बिल्कुल सदस्य जो भी है परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें ये गलत हो गया, परिषद के द्वारा नहीं चुने जाते। जो सदस्य हैं वो इनका गठन अध्यक्ष के द्वारा होता है, नगर पालिका परिषद का। तो सदस्य जो होंगे परिषद के द्वारा थोड़ी ना चुने जाएंगे, सदस्य लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। देन सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल। अध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है, हमने अभी देखा पदेन सभापति होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उपाध्यक्ष उसकी बैठकों की वो करता है, ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर होएगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा, 7th का सी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। देन 8 देखते हैं हम, मेयर इन काउंसिल के विषय में क्या सही है। मेयर इन काउंसिल है, सभी निर्वाचित पार्षद इसके सदस्य होते हैं, कोरम संख्या 1/10 होनी चाहिए और सदस्यों की पदावधि महापौर के प्रसाद पर्यंत होती है और इनमें से कोई। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, ठीक है, 3rd नंबर का। तो देखो सभी निर्वाचित पार्षद इसके सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते। कोरम संख्या 1/10 होनी चाहिए, तो 1/10 नहीं होती, कोरम संख्या 1/3 होती है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, सॉरी, कोरम संख्या इसकी जो होती है वो 50% होती है, तो 1/2 ये यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, 1/2 बैठक के लिए कोरम संख्या समस्त सदस्यों का 1/2 होना चाहिए। तो गठन अध्यक्ष सभापति जो कि पदेन सभापति होता है, चुनाव के 7 दिवस के भीतर महापौर के द्वारा, जो अध्यक्ष जब चुन लिया जाता है, ठीक है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है, उसके चुनाव के 7 दिवस के भीतर महापौर द्वारा इसका गठन किया जाता है। भूमिका महापौर का मंत्रिमंडल होता है ये, सपरिषद महापौर, मेयर इन काउंसिल बोलते हैं इसको, प्रारूप के शासन से आसन नगर पालिका निगम स्तर पर मंत्रिमंडलीय प्रारूप के शासन से, यानी एक तरह से ये मंत्रिमंडल होता है। फिर सभापति महापौर होते हैं पदेन रूप से। सदस्य संख्या किनकी होती है, इनकी निर्वाचित सब सदस्यों पार्षदों में से 20%, यानी 20% पार्षद होते हैं, तो इसलिए हमारा ये यहाँ पे गलत हो गया कि सभी निर्वाचित पार्षद। फिर इनमें से एक एक सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति का, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग और सदस्य महिला वर्ग का होना आवश्यक है। सदस्यों की पदावधि महापौर के प्रसाद पर्यंत, फिर काउंसिल के सदस्यों को निगम के विभाग प्रभारी भी बना सकते हैं, और इसका कोरम हमने देख लिया 1/2। फिर मेयर इन काउंसिल, परिषद अध्यक्ष, ये पंचायत के लिए, कब, उपाध्यक्ष निर्वाचन की तारीख से 7 दिवस के भीतर अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्ष कौन करता है, जो वही नगर पंचायत का अध्यक्ष, उक्त काउंसिल का पदेन सभापति होगा। सदस्य कितने हैं, 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य पार्षद होते हैं, और इनके विभाग कौन कौन से होते हैं ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये समिति हो गई। इसके अलावा देखो और समिति भी रहती है, जब आप इनमें देखोगे तो उनमें देखो कौन कौन सी समिति रहती है। वार्ड समिति रहती है, देन मोहल्ला समिति रहती है, ओके, देन परामर्श समिति होती है, और साथ में सलाहकार समिति होती है, सलाहकार समिति। तो टोटल इतनी समितियां होती है, 5 से 6 समितियां उसमें होती है। तो वार्ड समितियां, मोहल्ला समिति, परामर्श समिति, सलाहकार समिति, ये सब ये इतनी समितियां ये तीनों में होती है, नगर पंचायत की बात करें, नगर पालिका, नगर निगम की, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से क्या सही है, ओके। तो नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, हमने अभी देखा था। देन उक्त काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं उक्त काउंसिल में। तो देखिए आप इसका सही आंसर क्या होगा। देखो पहला तो सही आंसर है, हमने अभी देखा। देन उक्त काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के द्वारा चुने जाते हैं, तो हमने देखा था अभी, ये गलत है। उक्त काउंसिल में कुछ सदस्य नगर पंचायत से नामांकित किए जाते हैं, ये भी गलत है। फिर नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष है उक्त काउंसिल के पदेन सभापति होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। देन नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उक्त काउंसिल की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सदस्य को मनोनीत, ये भी गलत है। देन प्रेसिडेंट काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के, तो बिल्कुल सही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स, ये का है ए में, ओके। देन अब देखो हमने पढ़ लिया कि किस तरह से परिषद होती है, समितियां होती हैं। अब आता है कि उपाध्यक्ष की पदच्युति के विषय में क्या सही है। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष को किस तरह से हटाया जाता है उसके पद से। तो उपाध्यक्ष, तो देखो सबसे पहली बात है, उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। जो भी निर्वाचित पार्षद होते हैं वो प्रथम जो बैठक होती है उसमें उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। देन पदच्युति प्रस्ताव केवल निर्वाचित पार्षद रख सकते हैं, प्रस्ताव बिल्कुल निर्वाचित पार्षद ही रखेंगे। पदच्युति प्रस्ताव पदेन सदस्यों के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये तो कुछ होगा ही नहीं। देन सम्मेलन की अध्यक्षता परिषद का अध्यक्ष करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता एक प्रथम श्रेणी का अधिकारी करेगा, बिल्कुल सही है। तो परिषद नहीं करेगा, प्रथम श्रेणी का अधिकारी करेगा। देन उसे कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों तथा उपस्थित व मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के 2/3 बहुमत से पदच्युत किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो उसका और ये गलत हो जाएगा। जैसे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये सी। फिर नगर पालिका परिषद के पार्षद की पदमुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है, ओके। तो अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में कलेक्टर पार्षद को पदमुक्त कर सकता है, जनहित में कलेक्टर नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या सही नहीं है, तो बिल्कुल ये तो सही है।
देन अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में आयुक्त पार्षद को पदमुक्त कर सकता है। पार्षद आयुक्त नहीं कर सकता, कलेक्टर कर सकता है। तो क्या सही नहीं है वो हमें देखना है। तो दूसरा सही नहीं है। देन अशोभनीय आचरण के कारण ये सही है। 3/4 3/4 बहुमत से पदमुक्त कर सकती है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, सेकंड एंड फोर्थ गलत है। ओके, अब देखो पदच्युत करने के बारे में हम देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे महापौर को, नगर पालिका अध्यक्ष को, परिषद अध्यक्ष को, नगर पंचायत अध्यक्ष को पदच्युत। तो महापौर को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निगम के 1/3 जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे, वो हस्ताक्षर द्वारा उसको कलेक्टर को भेजेंगे, ठीक है, हस्ताक्षर करके। देन उसकी मांग पर मतदान होगा, ठीक है, उसकी मांग पर मतदान होगा, जिसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों, जो कि कुल का आधे से अधिक हो, ठीक है। देखो पहले 2/3 सदस्य था, अब 50+1% हो गया, ये 50+1%। तो देखो 50% से ज्यादा, ठीक है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। फिर पार्षदों को कमिश्नर द्वारा समस्त, तो इसमें कमिश्नर को भेजा जाता है, ठीक है। तो निर्वाचित 1/3 जो भी निर्वाचित जो भी पार्षद होंगे वो हस्ताक्षर युक्त उसे भेजेंगे। फिर उस पर मतदान होगा। मतदान करने वाले 2/3 सदस्य जो कि आधे से अधिक हों, ये अविश्वास प्रस्ताव की बात है। देन पार्षदों में कमिश्नर द्वारा समस्त पार्षदों के 2/3 समर्थित संकल्प से दुराचार या अशोभनीय आचरण के द्वारा। फिर नगर पालिका परिषद में अविश्वास प्रस्ताव या उपाध्यक्ष को एक ही विधि है, जिसमें पार्षदों द्वारा प्रस्तुत 1/6 सदस्यों द्वारा 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, वो आधे से अधिक हो। तो हस्ताक्षर कितने? 1/6 सदस्यों द्वारा इसकी प्रोसेस इनिशिएट की जाएगी, और 2/3 सदस्यों द्वारा वोटिंग अगर हो जाती है, जो भी आधे से अधिक हो टोटल संख्या के, तो वो हट जाएगा। देन पार्षदों में कलेक्टर द्वारा समस्त पार्षदों के 2/3 समर्थित संकल्प से उसे हटाया जा सकता है। नगर पंचायत अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव उपाध्यक्ष, यह अविश्वास प्रस्ताव की बात है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पार्षदों द्वारा प्रस्तुत 1/6 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, और 2/3 बहुमत से पारित, कुल आधे से अधिक, जो भी आधे से अधिक संख्या होनी चाहिए, 2/3 इतना होना चाहिए। देन पार्षदों को कलेक्टर द्वारा समस्त पार्षदों के 2/3 समर्थित संकल्प से दुराचार या अशोभनीय आचरण के द्वारा। ओके, तो देखो पार्षदों के लिए तो सेम है, महापौर के लिए अलग हो जाता है प्रोसेस, वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए सेम है प्रोसेस। ओके, एंड अब महापौर को पदमुक्त किस प्रकार कर किया जाता है, हमने अभी देखा, 1/3 निर्वाचित सदस्यों की मांग पर उपस्थित, तो ये ही सही होगा, ठीक है, हमने अभी देखा था यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएंगे। अब नगर पालिका परिषद की संरचना के विषय में क्या सही नहीं है? ओके, संरचना के विषय में तो क्या है, नगर पालिका क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं इसमें। परिषद की संरचना के विषय में सही बोल रहे हैं, ठीक है, क्या सही नहीं है? तो पहला तो सही है, बिल्कुल निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं। अब देखो, निर्वाचित अध्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष, ये अभी सही हो गया है, लेकिन पहले नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। अभी ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो गए हैं संशोधन के बाद। तो पहला सही है, तो ये तो नहीं होगा। देन वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद, राज्य सरकार द्वारा नामांकित 3 सदस्य, ये नहीं होते हैं, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा नामांकित नहीं होते हैं। देन कम्स टू दी जिला पंचायत द्वारा नामांकित 2 सदस्य। तो देखो क्या सही नहीं ढूंढना है हमें। ओके, तो देखो तीसरा इसमें सही नहीं है, देन चौथा सही नहीं है, और 8, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, नगर पालिका क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचित उपाध्यक्ष। परिषद की संरचना के विषय में सही नहीं है। ओके, अब हम संरचना देख लेते हैं। देखो संरचना क्या है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ये तीनों की संरचना देख लेते हैं। देखो नगर निगम में महापौर होता है, पार्षद होते हैं, देन न्यूनतम 8 पार्षद हो सकते हैं, और अधिकतम 15% लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य होते हैं। ओके, देन नगर पालिका परिषद में, अब देखो महापौर, अब अगर आप नया संशोधन देखेंगे तो उसमें अध्यक्ष भी ऐड किया गया है, ठीक है, अध्यक्ष भी ऐड किया गया है, तो इसमें अध्यक्ष भी ऐड हो जाएगा। फिर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, पार्षद, 5 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा था, मनोनीत सदस्य जिला पंचायत द्वारा नामांकित 2 सदस्य, नामांकित 3 सदस्य, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, 5 मनोनीत टोटल सदस्य होते हैं।
लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। ऐसा नहीं है कि कोई भी लोकसभा, राज्यसभा सदस्य इसमें आ जाएगा। जो भी नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में जो भी उनका क्षेत्र होगा लोकसभा का और राज्यसभा का, उनके जो भी सांसद होंगे वो इसके सदस्य होते हैं। वहीं नगर पंचायत में भी आप देख सकते हैं सेम। ओके, तो ये संरचना है। नगर निगम की संरचना कितने सदस्यों से मिलकर बनी होती है? को क्या क्या होता है नगर निगम में? मेयर होता है, बिल्कुल, उपाध्यक्ष भी होता है, पार्षद भी होता है, लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य भी होते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, उपाध्यक्ष, तो वो ऐसे खेल सकता है क्योंकि अभी इसमें संशोधन हुआ है, तो उपाध्यक्ष नहीं है ये, अध्यक्ष से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो सदस्यों से मिलकर बनी होती है, इन सदस्यों से इससे मिलकर बनी नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इन सदस्यों से मिलकर बनी होती है, तो उपाध्यक्ष से मिलकर बनी नहीं होती। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को पद से हटाने के विषय में सही क्या है? ओके, तो पद से हटाने के विषय में, अब देखो यहाँ पे प्रत्यावर्तित की बात आ रही है, रिकॉल की बात। वह अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। पदच्युति प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रारंभ किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही सही ढूंढना है अपने को, सही क्या है। तो 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रारंभ किया जाता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, 15 का। देन पदच्युति प्रस्ताव 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रारंभ किया जाता है, तो फर्स्ट सही है। देन थर्ड सही है। फिर वह मतदाता को साधारण बहुमत से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 2/3 बहुमत से प्रत्यावर्तित, ये नहीं। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को, ठीक है, तो ये तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें सही ढूंढना है। ठीक है, तो सही जो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ACD। पदच्युति के बारे में बताना है, ठीक है, उसके। तो ACD सही आंसर है इसके। ACD। तो सही तो ये F भी है, लेकिन इसमें जो है बी सही नहीं है, तो इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ACD हो जाएगा। ये सारे सही हैं इसमें। ओके, तो ये हटाया हटाया तो ये भी जा सकता है। कहाँ गया? प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो, अब हमने अभी तक इतना देख लिया है। अब हम देखते हैं जो अभी संशोधन किए गए हैं 2024 में, अध्यादेश 2024 अध्यादेश से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत है। ओके, तो नगर निगम की जो जनसंख्या है वो नगर निगम कब गठित किया जाता है? जहाँ पर जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, ग्रेटर देन 1 लाख होनी चाहिए। नगर पालिका 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर। देन नगर पंचायत 5,000 से 20,000 की जनसंख्या पर। ओके, तो नगर निगम में क्या क्या आ गया है? नगर निगम में आ गया है महापौर, देन अध्यक्ष आ गया है, देन पार्षद आ गए हैं, ये नगर निगम में है। वहीं नगर पालिका की बात करें तो अध्यक्ष है, देन उपाध्यक्ष है, देन पार्षद है। वहीं नगर पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एंड देन पार्षद। ओके, ये आ गया। तो पहले क्या होता था, देखो, सिर्फ पार्षद को ही प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट किया जाता था, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता था। और जो अध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष है, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता था। तो अभी भी उपाध्यक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, साथ में 2024 अध्यादेश से पहले महापौर, अध्यक्ष जितने भी थे तीनों लेवल पे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे, लेकिन अभी ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। ये प्रत्यक्षता निर्वाचित किए जाएंगे अभी, प्रत्यक्ष। इनका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा। ओके, तो ये करेंट की स्थिति है, प्रत्यक्ष। इनका ये निर्वाचन है, ये अप्रत्यक्ष था पहले भी और अभी भी अप्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है। ओके, तो ये है। साथ में जो ये अध्यक्ष है, देखो अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष को जो सिलेक्ट किया जाएगा, अध्यक्ष को ये अध्यक्ष का जो चुनाव होगा ये अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जो भी निर्वाचित पार्षद हैं, आप अध्यक्ष को चुनेंगे। जो भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, रिजल्ट अधिसूचित कर दिया जाएगा, उसके 15 दिन के भीतर एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जिसकी अध्यक्षता करेंगे जिला कलेक्टर। ओके, उसमें निर्वाचित पार्षद अपने में से एक अध्यक्ष चुनेंगे। तो ये है। तो ये है अभी की कहानी। साथ में और क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो हम देख लेते हैं। साथ में देखो, एज का जो क्राइटेरिया है, एज का जो क्राइटेरिया है, पार्षदों के लिए जो एज क्राइटेरिया है अब भी सेम है। कितना? 21 ईयर का है। लेकिन अगर आप अध्यक्ष की बात करें या फिर बात करें आप महापौर की,
जो एज क्राइटेरिया है वो कितना हो गया है, 25 ईयर हो गया है। ठीक है, 25 ईयर। वही साथ में पहले क्या होता था, अगर आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो तो आप महापौर का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो तो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते थे एक साथ। लेकिन अब आप ये हो गया है, ठीक है, ये फर्स्ट, ये चेंजेस हो गए। सेकंड चेंजेस है चुनाव में, तो अब आप पार्षद साथ में, या तो आप अध्यक्ष हो गया या फिर महापौर का चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं। और अगर आप दोनों सीट से विजयी हो जाते हैं तो आपको 7 दिवस के भीतर, डिक्लेयर करने के 7 दिवस के भीतर एक सीट को छोड़ना रहेगा आपको। ओके, देन और क्या चेंजेस है, और चेंजेस है आरक्षण में। देखो पहले क्या था, आपको पता है एस सी एस टी का जो आरक्षण दिया गया है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। साथ में महिलाओं के लिए तो फिक्स आरक्षण कर दिया गया है, 50% आरक्षण है। लेकिन ओबीसी के लिए जो आरक्षण था वो 25% था पहले। 25% कहाँ, जहाँ पर एस सी एस टी को जो आरक्षण है, एस सी एस टी का आरक्षण या फिर उनकी जो जनसंख्या है वो 50% से कम है। यहाँ पर 50% से कम, तो वहां पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाता था कितना, 25%। तो ये फिक्स था, 125%। लेकिन अब ये 25% हटा के ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में कर दिया गया है। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। तो ये आरक्षण में ये चेंज आया है, किसमें, ओबीसी को। लेकिन जो टोटल आरक्षण होगा एस सी एस टी और ओबीसी का मिला के, वो टोटल आरक्षण कितना होगा, वो 50% होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो जैसे वही एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, जैसे एस सी एस टी को कहीं पर आरक्षण मिल रहा है 40%, ठीक है, तो अभी 50% से कम है, तो ओबीसी को जो आरक्षण मिलेगा वो उनकी जनसंख्या अगर वहां पर कितनी है, 50% अगर उनकी जनसंख्या होती भी है तो उनके जनसंख्या के अनुपात में 50% नहीं मिलेगा उनको, अब 10% ही आरक्षण मिलेगा। तब जाके ये टोटल जो आरक्षण होगा 50% होगा। तो टोटल 50% ये मैक्सिमम आरक्षण, तो इस प्रकार से आरक्षण मिलेगा। देन तीसरा है प्रत्यावर्तन के बारे में। ओके, जो फोर्थ है वो प्रत्यावर्तन। अब देखो प्रत्यावर्तन, उसकी कालावधि में जो भी टाइम पीरियड रहेगा, जो भी कार्यकाल रहेगा, वो सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। कार्यकाल में एक बार प्रत्यावर्तन किया जा सकता है। वो भी कब, जब कोई 2 साल पूरे कर लेता है, 2 ईयर अगर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, पूर्ण करने पर आप उसके विरुद्ध प्रत्यावर्तन कर सकते हो। ओके, प्रत्यावर्तित उसको किया जा सकता है भले ही वो महापौर हो। ओके, देन प्रत्यावर्तन अब कैसे होगा, प्रत्यावर्तन में आपको 3/4 जो भी पार्षद होंगे, पार्षद सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित, हस्ताक्षरित ये किसको भेजेंगे, ये भेजेंगे संभाग आयुक्त को। ठीक है, संभाग आयुक्त इसको आगे बढ़ाएगा, संभाग आयुक्त इसको भेजेगा राज्य सरकार को। फिर राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसकी सहायता से गुप्त मतदान कराएगी, गुप्त मतदान कराएगी। और जो गुप्त मतदान में होंगे, गुप्त मतदान लोग लोग ही करेंगे, तो गुप्त मतदान में कुल मतदाता के, जो टोटल मतदाता होंगे, कुल मतदाता के 50% से अधिक अगर उसे वोटिंग प्राप्त हो जाती है तो उसका प्रत्यावर्तन हो जाएगा, उसे रिकॉल कर लिया जाएगा, उसे वापस बुला लिया जाएगा। इसे वापस बुलाना भी कहते हैं। ओके, तो 2 साल पूर्ण होने पर भी किया जा सकता है और उसके संपूर्ण कार्यकाल में सिर्फ एक बार किया जा सकता है। और अगर उपचुनाव में, ये नॉर्मल चुनाव, आम चुनाव की बात है, और अगर उपचुनाव में अगर प्रत्यावर्तन करना है तो उपचुनाव में जो प्रत्यावर्तन होगा उसकी जो कालावधि होगी, कालावधि के हाफ पीरियड अगर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कोई सरपंच, कोई नगर पंचायत का अध्यक्ष है, उपचुनाव में चुना जाता है, जो बची हुई जो भी पीरियड रहता है उसके लिए, तो उसकी कालावधि, अगर टोटल पीरियड 2 साल है तो उसकी कालावधि 1 ईयर कंप्लीट होने पर, तो ये आधा कार्यकाल कंप्लीट होने पर ही उसके विरुद्ध ये लाया जा सकता है प्रत्यावर्तन। ठीक है, आधा कार्यकाल उसका पूर्ण होने पर। तो ये उपचुनाव के विषय में, तो इतने सारे परिवर्तन, इतने सारे संशोधन किए गए हैं
2024 के अध्यादेश में। ओके, नगर पालिक निगम अध्यादेश 2024। ओके, ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है। ओके, तो अध्यक्ष पद हेतु आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा। पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। जिसका नाम मतदाता सूची में है वो चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। देखो, ये जिसका नाम मतदाता सूची में नाम मतलब उसकी आयु 18 ईयर्स है, तो मतदाता सूची में जिसका नाम वो चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल नहीं, उसकी आयु 21 साल से ऊपर भी होनी चाहिए पार्षद के लिए। कोई व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, तो ये तो नहीं लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, तो बिल्कुल हमने अभी देखा लड़ सकता है। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, तो ये सही होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, तो बी इसका जो जो होगा सही आंसर होगा 16 का। अभी अगर आप देखेंगे ये कहाँ पे है, देखो अगर दो दो जगह से कोई अध्यक्ष पार्षद का चुनाव लड़ता है तो हमने अभी देखा कि 7 डेज के भीतर उसे करना पड़ेगा। ये कहाँ है, अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ जो म्युनिसिपल नगर पालिक निगम अधिनियम है 1961, जो नगर पालिका अधिनियम है 1961 की धारा ये 34 में है। ठीक है, 34 में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, नगर पालिका अवधि के विषय में क्या सही है। तो नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से की जाती है, बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट जहाँ पे है वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, तो बिल्कुल सही है। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है, बिल्कुल। यदि नगर 2 वर्ष में गठित की गई, नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, तो ये भी सही है। 2 वर्ष में गठित कर दी गई तो फिफ्थ ये गलत हो गया, तो फिफ्थ का है, ये फिफ्थ है गलत, और ये फिफ्थ है गलत। तो आंसर जो इसका होगा सही होगा बी। ओके, 17 का जो आंसर होगा बी। देन 18th क्वेश्चन देखते हैं हम। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है। ये देखो हम प्रत्यावर्तन के बारे में देख चुके हैं नगर पालिका अध्यक्ष की। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, तो बिल्कुल सही है। ओके, तो निर्वाचित सदस्यों के, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों के उसके द्वारा, यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव करती है तो कलेक्टर कार्रवाई करेगा। परिषद बहुमत से करती है। ओके, 18 का जो आंसर, देन सामान्य बहुमत द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देन सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से, तो ये तो होता नहीं है। देन पूरे कार्यकाल में एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, तो बिल्कुल सही है। पूरे कार्यकाल में 2 बार, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 18 का। ओके, और ये धारा प्रत्यावर्तन को किसमें बताया गया है, प्रत्यावर्तन को जो बताया गया है धारा 47 में। ओके, फिर नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। देखो हमने देखा था इसमें कौन कौन सी समिति होती है, वार्ड समिति होती है, सलाहकार, हम मेयर एंड काउंसिल देख चुके हैं, मोहल्ला समिति होती है, परामर्श समिति होती है। तो उसी तरह से वार्ड समिति भी होती है। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलकर वार्ड समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस वार्ड से निर्वाचित पार्षद इसमें सदस्य होते हैं, ये भी सही है। देन वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समितियों में मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल इसमें मनोनीत भी होता है, और अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामांकित होता है, तो ये गलत है। तो उसका जो सही आंसर होगा 19 का सी। अब देखो वार्ड समिति के बारे में हम देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 72A में वार्ड समिति के बारे में बताया गया है। तो आप देख लेना वार्ड समिति में कौन कौन से कैसे इसमें चुने जाते हैं, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो वार्ड समिति अपनी पहली बैठक में निर्वाचित पार्षद को अध्यक्ष के रूप में चुनेगी, जो कि नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत की अवधि तक पद धारण करेंगे, और वार्ड समिति के कार्यों, शक्तियों तथा उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार। तो इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसी स्थिति में उसे कलेक्टर द्वारा उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा लिखा है छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद, नगर पालिका अधिनियम 1961, 1961 की धारा 41 में। ठीक है, धारा 41 में। तो अगर धारा पूछता है तो आप ये भी याद रखें, तो कलेक्टर उसे अपने उसके पद से हटा देगा। ठीक है, अब
संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? जिला योजना समिति को गठन करने के, राज्य निर्वाचन। अब देखो 73वां संशोधन हमने देखा था, तो 73rd है वो पंचायत से रिलेटेड है। अब पंचायत से रिलेटेड है तो जिला योजना समितियों के गठन क्यों होगा? अगर ये 74th होगा, 74th अगर वहां लिखा होता तो सही होता है इसके संबंध में। तो जिला योजना समितियों के गठन करने की, तो ये तो गलत हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, तो सेकंड एंड थर्ड इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 22 नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महानगर योजना समिति, देखो महानगर योजना समिति बनाई जाती है, फिर जिला योजना समिति बनाई जाती है। ये क्या करते हैं, जो भी योजना है, योजना जो बनती है, योजना को राज्य सरकार एक प्रारूप बनाते हैं योजनाओं का, और जो कि राज्य सरकार को भेजते हैं। फिर राज्य सरकार के ऊपर है कि वो उसको लागू करे या ना करे। ओके, तो ये क्या करते हैं, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, तो बिल्कुल सही है। देन उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप ये तैयार करती है, बिल्कुल करती है। और उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित जो भी योजना है, उनको लागू करने का पूर्ण दायित्व करती है ये। तो ये बिल्कुल गलत, योजनाओं को लागू करने का दायित्व नहीं करती है ये पूर्ण। ये महानगरीय क्षेत्र में जो भी योजना है, उनको राज्य सरकार को ये प्रारूप भेजती है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 एंड 2 होगा। तो ये कहाँ दिया गया है महानगर योजना समिति? अगर आप आर्टिकल संविधान के, भारतीय संविधान के आर्टिकल ZE 243 ZE देखेंगे, तो उसमें बताया गया। और इनका काम प्रारूप को राज्य सरकार भेजने तक सीमित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है, जिसमें कथन और कारण है। तो आपको बताना है कि ये दोनों वक्तव्य किसके संबंध में क्या स्पष्टीकरण है। तो कथन ए क्या बोलता है, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। दूसरा, बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल और प्रकृति का होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पर बड़े क्षेत्र या बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है, वहां पर नगर निगम स्थापित होते हैं, क्योंकि वहां का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, दोनों कथन ए और कारण सही है, तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ओके, देन नगर निगम अध्यक्ष स्पीकर के विषय में सही क्या है? देखो, नगर निगम अध्यक्ष, जैसे आप लोकसभा देखते हैं, विधानसभा देखते हैं, तो उसमें एक अध्यक्ष को चुना जाता है, जो कि उनकी जो कार्रवाई है उनको अध्यक्षता करता है विधानसभा की। तो ऐसे ही नगर निगम में भी एक अध्यक्ष स्पीकर होता है, जो भी इनकी सभा लगती है, वहां पर ये उसकी अध्यक्षता करता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि निर्वाचित पार्षदों द्वारा, बिल्कुल ये चुना निर्वाचित पार्षदों में से जाता है, एक को रिजल्ट प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर चुना जाता है। तो ये गलत हो गया। यदि 7 दिवस के भीतर चयन नहीं हो पाता, तो देखो 15 दिवस के भीतर चुना, तो ये भी गलत हो गया। निर्वाचन की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा की जाएगी, और वह अपना जो त्याग पत्र है वो संभागीय आयुक्त को अग्रेसित करेगा। तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर होगा थर्ड। तो निर्वाचन की जो अध्यक्षता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी करेगा। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो निर्वाचन, इसका निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से किसी एक को चुना जाता है। रिजल्ट प्रकाशन के, रिजल्ट जैसे ही प्रकाशित हो जाता है उसके 15 दिवस के भीतर, यहाँ पे क्या लिखा था 7 दिवस के भीतर, इसलिए गलत हो गया। तो 15 दिवस के भीतर, और अगर यदि 15 दिवस के भीतर नहीं चयन कर पाया, 15 दिवस के भीतर नहीं हो पाया, तो अगले 15 दिवस के भीतर अधिकतम 30 दिन में इसको चुनना रहता है। प्रथम बैठक के दिन से 30 दिनों के अंदर आपको स्पीकर चुनना रहेगा। ओके, तो 15+15 का टाइम दिया गया है। देन निर्वाचन की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्य निर्वाचन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो कि मत देने का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचित पार्षदों को ही होगा। अनुपस्थिति, यदि किसी कारणवश अध्यक्ष ही सम्मेलन में अध्यक्षता अनुपस्थित होता है, तो प्रतिवर्ष वो क्या करेगा, 2 निर्वाचित पार्षदों की एक नामावली तैयार करेगा, तय करेगा। सेम जैसा कि विधानसभा और लोकसभा में होता है। त्याग पत्र, महापौर को लिखित रूप से वह संभागीय आयुक्त को अग्रेसित करेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा था, संभागीय आयुक्त को अग्रेसित करेगा, लेकिन ये महापौर को लिखित रूप से करेगा, और महापौर फिर उसे संभागीय आयुक्त को भेजेगा, वो डायरेक्ट नहीं भेजेगा। अब इसके कार्य देख लो आप, निगम के सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। सम्मेलन की तारीख से 7 दिवस के भीतर वो आयुक्त को कार्यवाही की प्रतिलिपि भी भेजेगा। जो सम्मेलन की तारीख को नियत करेगा, कामकाज की सूची के साथ महापौर अनुमोदित की गई है, महापौर को भिजवाने की व्यवस्था करेगा। साथ में जो भी प्रशासकीय नियंत्रण है वो रखेगा। तो इसके कार्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम परिषद का बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ओके, तो नगर निगम परिषद का जो बजट है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाता है, CMO के द्वारा। ओके, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के द्वारा। तो
किस तरह नगर पालिका का बजट तैयार किया जाता है हम देख लेते हैं। तो ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ये तैयार किया जाता है सबसे पहले, उसके द्वारा तैयार हो गया। फिर इसे वित्त समिति या फिर परिषद अध्यक्ष के समक्ष, जो परिषद अध्यक्ष हमने अभी देखा था, सब परिषद अध्यक्ष, उसके समक्ष में रखा जाता है, काउंसिल हो। फिर वित्त समिति या परिषद अध्यक्ष बजट को रूपांतरित कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर कहीं पे बजट का अनुमान बढ़ाना है घटाना है तो कर सकते हैं। उसके पश्चात नगर पालिका परिषद बजट को परिवर्तन सहित या बिना किसी परिवर्तन के पारित करेगी। जैसे ही पारित कर देंगे तो पारित कर देगी, तत्पश्चात अंतिम स्वीकृति के लिए फिर से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। और राज्य सरकार जब इसे स्वीकृत कर देगा तो ये बजट स्वीकृति हो जाएगी। जो भी इसमें अनुमान दिए गए होंगे, बजट जो भी रहेगा वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। वहीं अगर नगर निगम के बजट की बात की जाए, देखो नगर निगम का बजट कैसे तैयार होता है। तो आयुक्त क्या होता है, इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी था। तो प्रतिवर्ष 30 नवंबर या फिर उसके पहले निगम का आय तथा व्यय का अनुमान पत्र को तैयार करेगा। उसके बाद उसे मेयर इन काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ओके, मेयर इन काउंसिल के द्वारा विचार करने के बाद उसे 15 जनवरी के पहले निगम को प्रस्तुत किया जाएगा। देन निगम 15 फरवरी के पूर्व बजट अनुमानों पर, जो भी बजट के अनुमान है उन पर विचार करेंगे और फिर उसे अंगीकार करेगा। मेयर इन काउंसिल बजट अनुमानों को उसी मुख्य शीर्षक के अधीन अनुदान राशि को कम या अन्य किसी अन्य बजट अनुदान में रूपांतरित कर सकेंगे। जो भी मेयर इन काउंसिल, वहाँ पर प्रेसिडेंट इन काउंसिल था, यहाँ पर मेयर इन काउंसिल है। फिर निगम क्या करेगा, वित्तीय वर्ष में किसी एक मुख्य शीर्षक से बजट अनुमान को दूसरे मुख्य शीर्षक में अंतरित कर सकेगा। देन निगम को वर्ष तथा आय को री एडजस्ट करने का भी अधिकार है। तो इस तरह से नगर निगम का बजट तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पंचायत अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। नगर पंचायत का अध्यक्ष, तो देखो नगर पंचायत का जो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपेगा मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर का। ओके, क्योंकि अब हम देख लेते हैं वो कौन कैसे सौंपेगा। और ये उनके जैसे नगर निगम का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, नगर निगम आयुक्त होता है, ये आईएएस होता है। इसे कमिश्नर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। देन जो नगर पालिका का मुख्य अधिकारी होता है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, और नगर पंचायत का मुख्य नगर पंचायत। तो अध्यक्ष सीएमओ को भी ये यहाँ पे नगर पालिका अधिकारी, महापौर, नगर निगम आयुक्त को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। वही पार्षद जो है महापौर को सौंपेगा नगर निगम में, पार्षद उपाध्यक्ष यहाँ पे अध्यक्ष को, और ये अपना इनको ऐसे त्यागपत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अधिसूचित क्षेत्र समिति से संबंधित है। तो पहले हम देख लेते हैं। देखो इसका गठन नवविकसित नगरों के लिए किया गया है, बिल्कुल सही है। पूर्णतः नामित निकाय है इसकी, और नगर पालिका परिषद की शक्तियां समान है, और ये सभी तो सारे के सारे सही है। अब देखो भारतीय, जब आप बात करते हो शहरी प्रशासन की, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो भारत में शहरी प्रशासन के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार है टोटल। हमने अभी नगर निगम हम पढ़ चुके हैं, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आए हैं। साथ में अलग अलग रूल बनाए गए हैं, जैसे अधिसूचित क्षेत्र समिति। अब इसको अधिसूचित क्षेत्र समिति क्यों बोला जाता है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा इसे अधिसूचना के माध्यम से इसको क्रिएट किया जाता है, इसको बनाया जाता है अधिसूचना के माध्यम से। अब ये क्या करती है, जो भी नवगठित, जो भी छोटे नगर हैं, ओके, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी औद्योगिकरण के कारण जो भी विकासशील कस्बा है, जो भी विकसित हुए हैं, तो वहाँ पर ये गवर्नर द्वारा अधिसूचित करके बनाए जाते हैं। नगर क्षेत्र समिति क्या करते हैं, छोटे नगरों के प्रशासन के लिए राज्य विधान द्वारा नगर क्षेत्र समिति बना दी जाती है, जो कि कभी कभी क्या होता है, ये क्राइटेरिया पूर्ण नहीं करती है। जैसे नगर पालिका का क्राइटेरिया है कि भाई वहाँ तक 1 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या है 50,000 से भी कम जनसंख्या है, 20,000 से भी कम जनसंख्या है, जो कि उसमें नहीं आती। लेकिन फिर भी इनके प्रशासन के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी की जाती है। फिर छावनी वोट पे जहाँ पे कैंटोनमेंट है, आर्मी कैंट है, कैंट वगैरह आपने देखे होंगे, मिलिट्री हेडक्वार्टर रहते हैं, तो वहाँ पर सिविल लोग भी रहते हैं साथ में। तो उनके प्रशासन के लिए छावनी वोट बनाया जाता है। इनका जो विधान चलता है वो संसदीय विधान से चलता है। ओके, तो ये हो गया। देन नगरीय क्षेत्र टाउनशिप क्या हो गए, जहाँ पर बृहद सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, जैसे आपने देखा होगा वेल हो गया, एसईसीएल हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, नगरीय क्षेत्र टाउनशिप, वहाँ पे क्या है, लोग रह रहे हैं जो कि उपक्रम में काम कर रहे हैं, तो उनके प्रशासन के लिए एक टाउनशिप बन जाती है। तो वहाँ के प्रशासन के लिए वो ही एक अलग से नगरीय क्षेत्र प्रशासन समिति बना दी जाती है, जो कि वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्थानीय प्रशासन है, वो संभालते हैं।
देन बंदरगाह न्यास समिति, न्यास पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट के प्रशासन के लिए बनाई गई है। ये संसद के अधिकरण द्वारा बनाई जाती है। ओके। देन विशेष उद्देश्य से, तो विशेष कार्यों के निर्माण हेतु राज्यों द्वारा समितियां बनाई जाती है। राज्यों द्वारा प्रशासन के लिए अलग अलग न्यास या अधिकरण गठित किए जाते हैं। तो इस तरह से शहरी प्रशासन है 8 प्रकार के। ओके। तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। इस तरह से हमने जो पंचायती राज है उसके रिगार्डिंग जो भी लेक्चर थे, जो भी पीवाईक्यूज थे, एमसीक्यूज थे, हमने वो कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये सीरीज पसंद आई होगी। ये आज हमारा लास्ट लेक्चर था। तो अगर आपने नहीं देखे पूरे लेक्चर तो आप यूट्यूब पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में साइंस रिलेटेड आपने देखा होगा कि साइंस का पोर्शन भले ही वो आपका व्यापम का एग्ज़ाम हो, व्यापम का एग्ज़ाम हो, सीजीपीएससी हो, तो उसमें साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हम लोग मैराथन लाने वाले हैं, जो सुजीत सर हैं वो मैराथन लाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल देखिए मैराथन को। देन इसके साथ ही इसी प्लेटफॉर्म पे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ट्राइब से रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज हैं उनकी भी सीरीज आ चुकी है, तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।